हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये है फोटोसिंथेसिस पार्ट 2, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर होने वाला साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आज क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, और ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट नोट्स है, डिफरेंट आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, बुक्स के भी पूरी तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बुक्स की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का जो बुक्स है उसका पूरा पीडीएफ बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो बायो बुक टैग हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियोस आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है बायो बुक टैग। तो चलिए दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन। इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 वीडियो के अंदर बताया था कि फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है इसको 2 स्टेप्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, इसे हम फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। नंबर सेकंड है डार्क रिएक्शन, इसे हम बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा लाइट रिएक्शन के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। एग्जाम पेपर में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपसे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के बारे में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, लाइट रिएक्शन के अंदर होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं यहाँ पर कवर करूंगा। उसको आप अच्छे से समझेंगे और साथ में नोट्स भी बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, लाइट रिएक्शन जो होती है, पिछली वीडियो के अंदर मैं बेसिक्स मैंने कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब आप जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सेल ऑर्गन के टॉपिक में। सेल ऑर्गेनरी के अंदर जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वहाँ पर मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं ये जैसे सिक्के की तरह, इसे हम एक तरीके से सिक्के जैसी स्ट्रक्चर होती है, कॉइन के जैसी, और इनका जो पूरा बंडल होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। थैलेकॉइड का जो पूरा स्टैक होता है, जो बंडल होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्सेस, वो सभी के सभी जो पिगमेंट्स हैं वो सब के सब उसी में प्रेजेंट रहते हैं। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, और भी जितने भी मोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस है वो सब के सब उसी मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है उसी में अरेंज रहते हैं। तो इसलिए ये जो लाइट रिएक्शन है कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। तो आइए देखते हैं, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन और ग्रेनम एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन लाइट। ये जो लाइट रिएक्शन है ये पूरी तरह से लाइट पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब तक इसे लाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तब तक फोटोसिंथेसिस का ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो लाइट है, जैसे हमने यहाँ पर अभी तो फिलहाल जो लाइट का सोर्स है वो सूरज है, यानी कि सनलाइट है, क्या हम इसे आर्टिफिशियल लाइट अगर प्रोवाइड करें तो क्या ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ। अगर आप कोई आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करते हैं उसमें वो सभी की सभी वेवलेंथ की जो रेज हैं, जो किरणें हैं, वो सभी की सभी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे आप हमारे सनलाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज हैं वो सब की सब आकर के जो पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल हो या कैरोटीनॉइड हो, डिफरेंट वेवलेंथ की किरणें वहीं पर आकर पिगमेंट्स पर उसे कैप्चर करती हैं। तो अगर वही डिफरेंट वेवलेंथ की जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वो आर्टिफिशियल लाइट में भी
प्रेजेंट रहीं तो ये जो लाइट रिएक्शन है वो आर्टिफिशियली स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब आगे चढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन है उसका मेन पर्पस क्या है, आखिर वो लाइट रिएक्शन क्यों हो रही है? तो उसका मेन पर्पस होता है एक तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिसको हम लगातार ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कौन दे रहा है? वो हमें प्लांट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? एसिमिलेटरी पावर बनाना। एसिमिलेटरी पावर जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से एक तो एनर्जी बनाना, एनर्जी का एक फॉर्म बनाना, दूसरा रिड्यूस कोएंजाइम बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल NADPH+। तो रिड्यूस कोएंजाइम बनाना प्लस ATP बनाना, ये काम लाइट रिएक्शन के अंदर ही होता है। तो दो मेजर जो ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट रिएक्शन के हैं। पहला O2 को और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करना या बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को निकालना, और दूसरा होता है एसिमिलेटरी पावर बनाना। एसिमिलेटरी पावर इनका यूज़ कहाँ पर होता है? जब आप सेकेंड फेज में आएंगे, तो लाइट रिएक्शन फर्स्ट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का। जब आप सेकेंड फेज में आएंगे जो कि है डार्क रिएक्शन, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, अगर वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में जब आप रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होता है NADPH+। तो ये एक तो वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हमें उसमें जो एनर्जी डालनी है वो ATP के फॉर्म में एनर्जी भी उसी के अंदर कंजर्व हो जाती है। तो इस तरह से हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर फूड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो लाइट रिएक्शन है इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइट रिएक्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जबकि आप डार्क रिएक्शन के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो डार्क रिएक्शन को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, या PCR भी बोलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला PCR नहीं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर नहीं जाना है। PCR, यहाँ पर PCR का मतलब ये हो जाएगा फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन, ये जो CO2 है उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम PCR या फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइट रिएक्शन है इसकी 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक्साइटेशन यानी उत्तेजन। दोस्तों जब आप खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, तो आपके अंदर क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उसी तरह से जब ये जो क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है, जैसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को कैप्चर करेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जब कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्यों? क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उसे लाइट एनर्जी मिलती है। अब ये लाइट एनर्जी, ये लाइट का सोर्स क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट से जो लाइट आएगी वो सब की सब जो है वो क्लोरोफिल उसको एब्सॉर्ब करेगा। दूसरा प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस तो था एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का उत्तेजित होना, यानी एक्साइटेशन में जाना, एक्साइटेड स्टेट में जाना ग्राउंड स्टेट से। नंबर सेकेंड है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस होना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, दूसरा स्टेप्स है लाइट रिएक्शन का फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दोस्तों 1930 से पहले ये समझा जाता था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल रहा है। मतलब जो CO2 का जो O2 है वो है ऑक्सीजन। लेकिन फिर उसके बाद साइंटिस्ट वान नील और हील, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करके बताया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ करके बताया, और इनके सपोर्ट में भी और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट किया और ये प्रूफ करके बताया कि ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बल्कि वाटर का होता है। तो यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर इसी तरह से होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हम H2O का लेते हैं, इससे
4 हाइड्रोजन H+ बनता है, इसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो पिगमेंट होते हैं, जैसे जनरली हम पिगमेंट बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ये एनर्जी मिलेगी, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखिए लूज हुआ है, उसके बाद O2 आप देखेंगे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आप ध्यान से देखेंगे तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, साथ में प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन, इनका यूज़ कहाँ पर होता है? 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा? इसका यूज़ होता है जब आप ये जो NADP+ आपको दिखाई दे रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल इस 4 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल रिड्यूस कोएंजाइम के बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ATP भी जनरेट हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है और ये हमारा रिड्यूस कोएंजाइम भी बन जाता है, ठीक है। तो ये वाटर की जो फोटोलिसिस होगा तो ये स्टेप्स उसमें आएगा। उसके बाद लास्ट जो 3rd स्टेप होता है लाइट रिएक्शन का, वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिंपली इसमें ATP का जनरेशन होता है, यानी इसमें ATP बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है जिसे हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और एग्जाम पेपर में इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, नोट डाउन करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। जब हम जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि 2 फोटो सिस्टम होते हैं, थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें 2 फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम क्या है? पिगमेंट है बहुत सारे, क्लोरोफिल जिसमें बीच में रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें क्लोरोफिल A होगा, बाकी उसके बाद आसपास लाइट, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और भी कई सारे पिगमेंट होंगे जो लाइट को कैप्चर करके डिफरेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उनको कैप्चर करके डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर पर सेंड कर देते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। तो फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम हमें वहाँ पर हमने नोट डाउन किया। नंबर फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है 618, यानी इसका मतलब क्या है 680, यानी कि ये इसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और P700 ये जो है 700 nm की लाइट की जो वेवलेंथ है इसको बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और ये दोनों की दोनों वेवलेंथ है, ये दोनों के दोनों रेड लाइट में आती है। तो फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है वो बेसिकली रेड लाइट को आसानी से बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आसपास जो इनके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं और सेंड किसको करते हैं? रिएक्शन सेंटर में, बीच में। अभी हम उसको मैं बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो फोटो सिस्टम है, ये पिगमेंट सिंथेसिस रिसीव क्वांटम ऑफ लाइट देन बिकम एक्साइटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये जो है एक्सेप्ट करेंगे और जो है जब इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इनका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर नोट डाउन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज और यहाँ पर कैल्शियम, क्लोरीन आयंस प्ले प्रोमिनेंट रोल इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे हम हेल रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो आपको आयंस दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मैग्नीज हो या कैल्शियम हो या क्लोरीन हो, ये जो है फोटोलिसिस में एक तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस रिएक्शन को हम हेल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक लाइट रिएक्शन में आपने क्या समझा कि लाइट रिएक्शन में जो मेजर 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि लोकेशन कहाँ पर होता है? थैलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसको, और साथ में एसिमिलेटरी पावर बनाना। तीसरा ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों, यहाँ पर मतलब तीसरा जो स्टेप्स है वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो अब हम डिस्कस करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो लाइट रिएक्शन का जो 3rd स्टेप होता है वो है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो 2 वर्ड निकल कर आएंगे। नंबर फर्स्ट फोटो, नंबर सेकंड फोस्फोरिलेशन। फोटो मीन्स फोटोन, यानी लाइट से रिलेटेड। फोस्फोरिलेशन का मतलब होता है फोस्फेट ग्रुप का एडिशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंटेशन में फोस्फेट ग्रुप का एडिशन, इसी को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये जो फोस्फेट ग्रुप का एडिशन है ये कहाँ पर हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके कन्वर्ट हो जाता है ATP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। इस प्रोसेस के लिए ये जो ADP
एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो दोस्तों ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है P100, ये जो P700 है फोटो सिस्टम फर्स्ट है, जब इसमें सभी की सभी जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब की सब जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यानी उनके अंदर एनर्जी आएगी और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो जब ये एनर्जी लूज़ करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो उस रिलीज़ हुई एनर्जी का यूज़ करेंगे ये एडीपी जो होते हैं वो एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए। करेक्ट? ये जो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी इन्हें मिलती कहाँ से है? वो इन इलेक्ट्रॉन जब ये रिलीज़ करेगा और रिलीज़ करने के बाद ये दोबारा वहीं पर वापस आ जाता है, यानी ये उसी हॉल में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से ये निकला था इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फॉस्फोरिलेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। सबसे पहले हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कवर करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है किससे? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसको डिस्कवर किया था आर्नन एट al 1954 में। फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नंबर सेकंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर चली जाती है, वहीं पर आकर वापस आ जाती है। इसी को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं साइक्लिक, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है बाय द एक्साइटेड फोटोसेंटर। ये जो फोटोसेंटर है, जब ये एक्साइटेड हो जाएगा तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, इज रिटर्न, अब फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा जब रिटर्न होगा तो ये एनर्जी लूज करेगा। सो इज रिटर्न टू इट आफ्टर पासिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बारे में। ठीक है, तो जस्ट वहीं पर इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कुछ मोबाइल कैरियर्स होते हैं जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पहुँचाते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इट अकर्स अंडर द कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी, wavelength longer than 618 नैनोमीटर एंड व्हेन CO2 फिक्सेशन इज इनहिबिटेड। इसमें दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है वो नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करेंगी, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और साथ में इसमें रिड्यूस कोएंजाइम भी नहीं बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज परफॉर्म इन फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली। ध्यान रखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कौन परफॉर्म करेगा? ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इसके अंदर ही एक एबिलिटी होती है जिससे कि ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन द फोटो सेंटर बिकम्स ऑक्सीडाइज। जब क्या होगा? जब आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये जो फोटो सेंटर होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। और मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ से सपोज अब एक बार इसको प्रैक्टिकली लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। और बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर मैंने पूरे नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप PDF वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, PDF के फॉर्म में बहुत अच्छे से सभी के सभी नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं फोटोसिंथेसिस के, काफ़ी सारे, एक नहीं काफ़ी सारे। उसके बाद देखिए, अब मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक लाइट है, सनलाइट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई जो एनर्जी है, जो सोर्स है वो सनलाइट है। अब सनलाइट आती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पर फॉल होती है, तो इसमें जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, लाइक बीच फोटो जो सेंटर में होगा उसे हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A होता है। इसके चारों तरफ दोस्तों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कई तरह के पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, मतलब अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और सेंड कर देंगे रिएक्शन सेंटर में। ये सभी के सभी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये सब के सब बीच में, मतलब कि सारी की सारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को सेंड कर देंगे। इससे जो पूरा इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन सेंटर से, वो एक्साइटेड होकर के
मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित होकर जगह आगे चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मिठाई के डब्बे में से कोई मिठाई उठा लोगे तो वहाँ पर जगह बन जाएगी, एक खाली स्पेस बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से एक लड्डू या कोई भी जो भी मिठाई होगी वो गायब है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पर एक होल, एक स्पेस जनरेट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो भी होगा, जैसे यहाँ पर FRS है। FRS क्या है? FRS यहाँ पर फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये आगे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनको सेंड करता रहेगा, और इसी बीच ये अपनी एनर्जी को लूज़ करता है, और वो जो एनर्जी लूज़ करेगा, जो रिलीज़ करेगा, उसका यूज़ ADP को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ADP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर ATP बन रहा है। फिर ये प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B से फिर प्लास्टोसाइनिन के पास सेंड कर देगा, और फिर धीरे से ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस उसी होल में जहाँ से वो स्पेस था वहीं पर जाकर ये शिफ्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा लड्डू जहाँ से निकला वहीं से जाकर के शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। और ये जो सीरीज़ बीच में जो कैरियर्स हैं, इसमें जो कैरियर्स फॉर एग्जांपल जैसे FES हो गया, फेरिडॉक्सिन हो गया, प्लास्टोक्यूनोन हो गया, ठीक है, इसको हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है प्लास्टोक्यूनोन। फिर उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ADP जो होगा वो ATP में कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जुड़ने के बाद। फिर उसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन जो लास्ट कैरियर होता है ये वापस इसी इलेक्ट्रॉन को ले आता है इसी हॉल में, और वो इलेक्ट्रॉन जाके शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से ये डिफ्रेंशिएट करेगा। पहला पॉइंट ये कि इसमें ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा, O2 इज नॉट रिलीज, वाटर की स्प्लिटिंग इसमें नहीं होती है, इसमें रिड्यूस कोएंजाइम नहीं बनता है, इसमें ATP बनता है, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट ही परफॉर्म करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन ज़्यादातर पुट आउट किए जाते हैं कि ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये किस फोटो सिस्टम में होता है, फोटो सिस्टम सेकंड या फर्स्ट? तो आप कहेंगे फर्स्ट। दूसरा, इसमें ATP जनरेट होता है? यस, ATP जनरेट होता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं MCQs में। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको आप फटाफट नोट डाउन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और इसे हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम पेपर में 3.5 नंबर में अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेड स्कीम के नाम से, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें आपको थ्योरेटिकल सबसे पहले नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इसको डायग्राम को समझना है, इसके बेस पर आप थ्योरी खुद से भी बना सकते हैं। तो मेन चीज़ है आपको इसे समझना है कि इसमें आखिर इस प्रोसेस में होता क्या है, और नॉन साइक्लिक क्यों कहा गया। क्योंकि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, वहाँ वापस शिफ्ट नहीं होता, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि इसमें कोई साइकिल कंप्लीट होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। जबकि अगर आप देखें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से निकलता है वहीं पर जाकर शिफ्ट होता है, इस तरीके से अपनी एनर्जी लूज करेगा और वहीं पर जाकर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसके बाद कहीं और किसी दूसरे फोटो सिस्टम में जाकर शिफ्ट होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इस पर 2 नंबर में या 5 नंबर में या 3.5 नंबर में अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या अंतर है? पहली बात तो ये कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंस होता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा एफिशिएंस? क्योंकि इसमें दोनों तरह के जो फोटो सिस्टम है ये आपस में कोलैब करते हैं, यानी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होगी। पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, अगर आप याद करने के पर्पज़ से याद कर रहे हो उसको, मतलब पढ़ रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग याद करनी है। क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो वाटर से इसी चीज़ से एक और चीज़ लिंक है, क्योंकि वाटर की वजह से ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन भी इस रिएक्शन में इवॉल्व होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता भी है और साथ में रिड्यूस कोएंजाइम भी बनता है। ये फ़ायदा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ज़्यादा एफिशिएंस होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से। आपको पूरा फोकस इस बोर्ड पर होना चाहिए। मैं आप स्टार्ट कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए। देखिए, सबसे पहले लाइट आती है,
यानी जो सनलाइट है जो कि सोर्स है एनर्जी का, वहाँ से लाइट आएगी और इस जाकर डायरेक्टली इस फोटो सिस्टम पर जाकर गिरेगी, फॉल हो जाएगी लाइट। अब इसके आसपास जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सब के सब डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे या कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे उस लाइट को, और फिर उसके बाद उस सारी की सारी जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को सेंड कर दिया जाएगा। बीच में होता है रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई बार इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी अब रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये चले गए एक्साइटेड स्टेट में। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी मिठाई के डब्बे में से एक मिठाई निकाल दोगे तो वहाँ पर जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पर एक अलग से ही एक स्पेस बन जाएगा। जस्ट यहाँ पर भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का होल जनरेट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का होल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो होल है इसको फिलअप कर देता है। ये जो वाटर की स्प्लिटिंग आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं वाटर के, किसकी प्रेजेंटेशन में, मैग्नीज आयन, कैल्शियम आयन की प्रेजेंटेशन में, क्लोरीन आयन की प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ये आकर के इस होल को फिल कर देते हैं। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के इस होल को फिल कर देंगे, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं बची है इसे वापस आने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, क्योंकि है तो एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया है, क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, और वो एनर्जी दी किसने थी, सनलाइट ने दी थी। ठीक है, सनलाइट एनर्जी सोर्स है। अब यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्यूनॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर फियोफाइटिन के जरिए ये जो है प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंचाएगा। प्लास्टोक्यूनोन 2 इलेक्ट्रॉन को है आगे ट्रांसफ़र करेगा। जो अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। अब ये जो जब साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है, और जैसे ही ये एनर्जी लूज़ करेगा यहाँ पर एडीपी जो होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ करके एटीपी बना लेगा, यानी उस रिलीज़ की हुई एनर्जी की हेल्प से एटीपी बन जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है, तो अब इसको सेंड कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये है प्लास्टोक्यूनॉन, ये है प्लास्टोसाइनिन। अब ये यहाँ पर आ जाएंगे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ये था फोटो सिस्टम सेकंड, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर P618 लिखा हुआ है, और ये मतलब इसकी पहचान है, फोटो सिस्टम फर्स्ट की पहचान है कि ये जो है 700 नैनोमीटर लाइट की वेवलेंथ को बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये 618 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये इसी तरह, इसलिए इसका नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो अब ये जो अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पर भी लाइट आएंगी, तो ये जो लाइट है यहाँ से जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सनलाइट दोनों पर गिर रही है, अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाएंगे तो ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है यहाँ पर जैसे ही होल जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये जाकर के जो अपनी एनर्जी खो चुके हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी एनर्जी खो चुके हैं, ये जाकर के इस होल को फिल कर देंगे। यानी अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसका होल जो है मतलब वो फिल हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा NADPR, यानी रिड्यूस, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होकर बनाएगा रिड्यूस कोएंजाइम NADPH+। ठीक है, यानी कि NADP+ जो है वो उसका रिडक्शन होगा। इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS। ठीक है, अब FRS जो इसको एक्सेप्ट करने के बाद आगे सेंड कर देगा फेरिडॉक्सिन को, FD को। ठीक है, और ये जो आगे चल करके सेंड कर देगा NADP को। यानी सिंपली मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल हो या आयन हो या कोई भी कंपाउंड हो, वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है, अगर वो लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो NADP जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इसका रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा रिड्यूस कोएंजाइम NADPH+।
अब देखिए ध्यान से सारा कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, वाटर के मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो 4 प्रोटॉन जो बने, ये इनमें से ये चारों के चारों जो प्रोटॉन है वो यूज़ हो जाएंगे NADPH H+ बनाने में, ठीक है, यहाँ पर जाकर के यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। अब आपको क्वेश्चन होगा सर यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन बने, यहाँ पर आपने 2 प्रोटॉन क्यों दिखाए? तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल यहाँ पर 4 प्रोटॉन आ जाएंगे फिर। मतलब कि यहाँ पर एक आपको समझने जैसा, यहाँ पर ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर जैसे 4 प्रोटॉन ले लीजिए, फिर वहाँ पर 2 NADPH H+ के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे NADP+ के। तो ये सिंपल इस तरह से रिएक्शन है, और ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट बचा होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको ध्यान से रिपीट कर देता हूँ। इसमें एक चीज़ जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले यहाँ से निकले, तो इसका ये जो सपोज अगर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन निकले, अभी तो मैंने फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, अगर सपोज यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके होल को फिल कर देते। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी लूज़ करते, ठीक है, यहाँ पर ATP बन जाता, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन इस फोटो सिस्टम के द्वारा ले लिए जाते, टिक कर लिए जाते, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा। अब आपका कहना है कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे? क्योंकि इसके पास जगह बन जाती है। क्यों बन जाती है जगह? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है NADP, जो कि रिड्यूस हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होने के बाद ये बना लेगा NADPH H+। तो ATP भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP भी बनता है, रिड्यूस कोएंजाइम भी बनता है, और साथ में ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये है जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों कहते हैं? ज़रा ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं, फिलहाल तो अभी कैपिटल N की तरह आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे रोटेट कर दूं तो ये जेड की तरह बन जाएगा, इसलिए इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं। हाँ, तो ये अब थ्योरी भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है फोटोफॉस्फोरिलेशन का, इन विच इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बाय द एक्साइटेड फोटो सेंटर, जिसे हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, डज नॉट रिटर्न टू इट, मतलब वहाँ पर वापस इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, इसलिए हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कैरिड आउट इन द कोलैबोरेशन ऑफ बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों फोटो सिस्टम के कोलैबोरेशन से बनता है, दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैब करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज पिक्ड अप बाय द रिएक्शन सेंटर। मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब रिलीज होंगे वाटर के फोटोलिसिस में, ये कौन ले लेता है? फोटो सिस्टम सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा होल जनरेट हो जाता है तो उसको ये फिल कर देता है। उसके बाद इट पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। जिसने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरा वीडियो देखा होगा उसको बिल्कुल भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहा है, आखिर उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा हो तो ये था दोस्तों लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोकेमिकल फेज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।